हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर माना जाता है वर्णमाला, जिससे अक्सर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर को आप मान सकते हैं कि एक हिंदी का क्रैश कोर्स है जो चैप्टर वाइज चलने वाला है। यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का यहाँ पे ओवरव्यू दिया जाएगा और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कराया यहाँ पे जाएगा। जो लास्ट ईयर एग्जाम में जैसे यूपी बीएड हो गया, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, यूपी पीसीएस, यानी कि जहाँ कहीं भी हिंदी आती है उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और मेरे अनुसार ये वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने तैयारी की है तो यहाँ पे इस क्रैश कोर्स को यहाँ पे देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाकर अपने आप को अंदाज सकते हैं कि आप कितना कर ले रहे हैं और अभी आप में क्या कमी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया है, एक वर्णमाला है और यहाँ पे एक है विराम चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला और विराम चिन्ह को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले होता है वर्णमाला। तो वर्णमाला को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे वर्ण। क्या जान लेते हैं? वर्ण। ठीक, तो फ्रेंड्स, किसी भी भाषा के, ठीक है, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, या अक्षर कहते हैं, या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा की, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब उन्हीं वर्णों को जब एक व्यवस्थित क्रम दे दिया जाए, जैसे कि देखते हैं क होता है, फिर ख होता है, फिर ग होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ज नहीं ना आता है, मतलब कहने का मतलब एक क्रम दे दिया जाए और सजा दिया जाए, तो उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? उसी व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हम लोग वर्णमाला को 2 टाइप में बांट सकते हैं कि 2 प्रकार में, स्वर और व्यंजन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्वर और व्यंजन। देखिए मेरे पास इसका नोट्स भी है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लाइनिंग है, इसीलिए मैंने बुक को ही यहाँ पे इसका PDF ले लिया है और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये जो बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो स्वर, तो स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, तो यहाँ भी उसको देख लेते हैं। स्वर यानी कि मुख से स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। यानी कि जिस किसी वर्ण को बोलने में आपकी वायु का अवरोध ना हो, ठीक है ना, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक किसी सहायता से बोली जा सके, उसे स्वर कहते हैं। और जिन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, ऐसे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। देखिए जैसे क बोलते हैं तो ये आधा क होता है, फिर अ होता है। ठीक है, तो ये क और अ मिल के जाके तब पूरा क्या होता है? क बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है व्यंजन है, और ये जो अ है, अ, आ, ये सब क्या है? स्वर हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोल कर देखिए कि आपकी जो वायु है इसका ठहराव कहीं नहीं होगा। ठीक है, कहीं रुकेगा नहीं, अवरोध नहीं होगा, लेकिन क बोलेंगे तो अ उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर की भी टाइप 2 होते हैं। ठीक है, तो एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। कोई मान लेता है प्लुत स्वर, तो आप 3 मान सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ही दिया है, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इसमें जान लेते हैं, तब हम लोग व्यंजन के टाइप में जाएंगे। तो ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जो क्या होता है? जिसमें एक मात्रा का समय लगे बोलने में, मतलब जो बोलने में कम समय लगे, ऐसे समझ लीजिए। एक मात्रा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा समय लगे बोलने में। तो अ, ई, उ, ऋषि, री, तो ये टोटल जो 4 होते हैं इन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। देखिए इसका और भी नाम है लघु स्वर, चाहे मूल स्वर, लघु स्वर। जैसे मूल स्वर बोला इसलिए जाता है क्योंकि ये देखिए ये मिल 2-2 के मिलकर बना है और ये जो है सिंगल से बना है, तो इनको हम लोग मूल स्वर कहते हैं, या आपको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। आप लोग जो इसको समझ लें, तो ह्रस्व स्वर हो गया, मूल स्वर हो गया आपका। ठीक है, अब दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगे बोलने में। ठीक है, यानी 2 मात्रा का समय। तो इनकी कुल संख्या 7 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अ, आ, ई, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, और ए, ऐ दोनों, और ओ, आओ। तो ये आपका हो गया क्या?
आपका दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। चाहे इसका कई नाम है, क्या बताएं, एक लघु स्वर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं आपका मूल स्वर बोलते हैं, या बोलते हैं हम लोग लघु, मूल और ह्रस्व एक दिया ही है, ह्रस्व आपका दिया ही है। तीन नामों से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो अभी तक आपने क्या देखा कि स्वर देखा। स्वर किसे कहते हैं, तो जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे, यानी कि एक मात्रा का समय लगे, उन्हें स्वर बोलते हैं। और स्वर जनरली 2 टाइप के होते हैं, कुछ लोग 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। यहाँ पे जगह कम है, देखिएगा ध्यान से। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है? जिसमें 3 मात्रा का समय लगे, जैसे ओम, ऐसे देखते हैं ओम बोलते जाते हैं, ठीक है, ओम, हे राम, ऐसे मतलब जहाँ सांस तने, यानी कि इन दोनों के अपेक्षा ज़्यादा समय लगे। तो आपने स्वर सीख लिया। अब व्यंजन पे आते हैं। देखिए व्यंजन जो होता है, व्यंजन के प्रकार अगर देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखिए, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्वर और व्यंजन से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मतलब छूना होता है। तो देखिए इनकी कुल संख्या जो होती है आपकी 27 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 27। देखिए अभी आगे मैं बताऊँगा कि क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सब मैं बताऊंगा। तो उसमें देखेंगे क वर्ग से प वर्ग तक के सारे संख्याओं को, और 2 उत्क्षिप्त ये जो होते हैं, ये देखिए ये बिंदु वाले जो होते हैं, ठीक ना, ये बाद में जुड़े हैं। तो ये 2 मिलके कितने बनाते हैं? 27। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन देखिए एग्जाम में पूछ देगा, आपको दे देगा, आपका क दे देगा, प दे देगा, ढ दे देगा और य दे देगा। इसमें से पूछ लेगा निम्न में से कौन आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, ऐसे। तो देखिए क है, प है, ये ढ है और य नहीं है, क्योंकि यह अंतस्थ है। तो स्पर्श मतलब ये क वर्ग से लेकर प वर्ग जिनको आप बोलेंगे अगर जो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आवाज़ होगी वो कहीं क्या होगा, किसी मुख के किसी भाग में आपको क्या होगा, स्पर्श करेगा। इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। याद रखिए क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ आड़ा, ठीक है। इन सबको अगर नीचे मिला देंगे तो 25 हो जाएंगे। और 2 होते हैं ये जो बाद में आए हैं उत्क्षिप्त, ये वाले, ठीक है। तो इनको मिला के आपका 27 होते हैं। तो टोटल आपके स्पर्श जो व्यंजन हो गए 27 हो गए। अब आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनको बोलने में एकदम अंदर से, या, रा, वा, ला, ठीक है ना, इनकी संख्या 4 होती है। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये एकदम अंदर से आते हैं, बोलकर आप देखिए या, रा, ठीक है ना, तो ये 4 होते हैं, इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होता है जिनको बोलने में थोड़ी सी गर्म वायु मुख से निकले। देखिए मुख के आगे अपना हाथ रखिए और बोलिए सा, सा, हा, तो जरूर आपको क्या होगा, गर्माहट महसूस होगा। तो ये ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या आपकी 4 होती है। अब देखिए ये आगत हैं, आगत याद रखिए। देखिए ज, और यहाँ पे क्या है, फा, इसमें देखिए तो यहाँ ज लिख के ये वाले ये आगत हैं, फा। जैसे इंग्लिश में हम लोग मान लीजिए जाकिर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं JAKIR, और कई लोग लिखते हैं ZAKIR। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो जेड यूज किए हैं तो ये वाला वही आगत वाला आ जाएगा, यहाँ बिंदु आ जाएगा और इसमें नॉर्मल ज आएगा, ठीक है। तो वही आप याद रख सकते हैं कि 2 आगत हैं, ज और फा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आगत हो गए, इनकी संख्या 2। संयुक्त आप लोग जानते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, अभी इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है ना, यह किससे मिल कर बने हैं, तो इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये आपको मैं ओवरव्यू एक दे दिया कि स्वर और व्यंजन। स्वर को हमने 3 टाइप में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसकी संख्या देखिए, ह्रस्व स्वर की 4, दीर्घ स्वर की 7, स्पर्श व्यंजन, अब व्यंजन में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। तो ये आपके हो गए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वरों की संख्या 11 है। क्यों ये 11 है? कई लोग जानते होंगे 13, छोटे क्लास में हम लोग पढ़ा है, लेकिन नहीं, जो अंग और आहा होता है, ठीक है, अंग और आहा इन दोनों को छोड़ देते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को। इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको विसर्ग बोलते हैं। तो छोड़ देते हैं तो कितने बचते हैं? 11। तो अगर एग्जाम में आएगा कि कितने स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 मारिएगा, ठीक है। और व्यंजनों की संख्या 41 है।
तो ये कुल मिला के 42 वर्णमाला में हमारा क्या हो गए, वर्ण हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और नीचे मैं कर लेता हूँ। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है, इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त हैं जो ढ बताए थे, अयोगवाह हैं, संयुक्त व्यंजन है, और इनमें 11 मूल स्वरों को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कितने हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण, स्थान। तो देखिए स्वर की बात हो रही है, अभी व्यंजन की बात नहीं हो रही है। तो देखिए उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कंठ से स्वर बोले जाते हैं, कौन ताल से। कंठ जानते हैं गले वाले हिस्से को, ताल मतलब ऊपर जीभ के ऊपर वाला हिस्सा जो है, मूर्धा दांत के ऊपर वाला, ओष्ठ ओठों के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अ बोल लीजिए चाहे आ बोल लीजिए, ठीक है, चाहिए अ आ चाहे अंग आ बोल लीजिए, तो ये सब क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। और तालु जो होता है मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, ठीक है। तो ई बोलिए, देखिए ई जीभ पिछला हिस्सा टच हो रहा होगा, ई। तो ये सब हो जाएंगे आपके क्या हो, तालु। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मूर्धा से कौन बोले जाते हैं, मुंह के भीतर। मूर्धा क्या होता है, तो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ठीक है। जैसे री, देखिए री बोलिए, री मुंह के भीतर का छत का अगला भाग, आगे वाला हिस्सा, री। और कंठ और तालु से बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कंठ और तालु दोनों से मिलाकर बोले जाने वाला कंठ तालव्य कहलाता है। तो ए और ए को हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। ध्यान दीजिएगा, कंठ तालव्य। और उसके बाद क्या है, ओष्ठ और कंठ से बोलने वाला ओ, बोलिए ओ औ ओ। तो देखिए ओ हमारा ओठ भी गोल हो रहा है, और क्या हो रहा है, अंदर से आवाज़ भी गले से आ रही है, तो इसीलिए इसको कंठस्थ बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है कौन सा, ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ओष्ठ से बोले जाते हैं। एक बार इसको देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी आपको जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको खुद आभास हो जाएगा। एक बार अभी ओवरव्यू इसका देख लीजिए। चलिए इसको पुनः विलोकन कर लेते हैं, मतलब एक बार ओवरव्यू फिर से इसको देख लेते हैं। वो तो चार्ट के माध्यम से हम लोग देखे थे। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ग की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर कहते हैं, कम समय लगेगा तो, ठीक है। अब नीचे हम लोग देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन है। देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर आ ई उरी बताए थे 4 होते हैं मूल स्वर, इन्हीं को मूल स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर ये जो होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ठीक है। ये 7 होंगे, 3 4 3 7 7 होती है इनकी संख्या, तो ये दीर्घ स्वर हैं। आगत स्वर क्या होता है, देखिए कि डॉक्टर में जो लगता है ये वाला डॉक्टर में, तो ये आगत स्वर हैं, ठीक है। अग्र स्वर यानी कि मुख के अगले वाले हिस्से से बोले ई, देखिए ई, तो ई बड़े ई ए ऐ, तो ये आपका अग्र स्वर है। मध्य स्वर देखिए बोल कर देखिए अ, ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ श्वास एकदम स्थिर हो रही है। पश्च स्वर जो पिछले हिस्से से, जीभ के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से जब बोलते हैं आ, पीछे वाले हिस्से, ऊ, तो ये सब पश्च स्वर कहे जाते हैं। समवृत स्वर, समवृत मतलब गोल बनने वाला ई, ठीक है। ऊ अर्ध समवृत, ई ऊ थोड़ा सा क्या होना, गोल बनने वाला जो है। विवृत आ, ए औ, तो ये सब विवृत कहलाते हैं। अर्ध आएगा अर्ध विवृत जो है, तो ये देखिए अर्ध विवृत है। यहाँ पे ध्यान दीजिए व्यंजनों की कुल संख्या भी मैं बताया था कि 41 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है। 27 में कौन, 25 क से प तक, और 2 क्या है उत्क्षिप्त वाले। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, सा, ठीक है ना, ये वाले। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये सब बताया जाएगा। अब देखिए ये व्यंजनों का वर्गीकरण है, इसकी चार्ट मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंठ से जो बोले जाने वाले जो व्यंजन है, तो यहाँ पे देखिए कंठ, तो ये देखिए इसको पहले वर्ग देख लेते हैं। देखिए इसको क वर्ग बोलते हैं, प्रत्येक क वर्ग। ये देखिए क वर्ग में कौन कौन आएगा, क ख ग घ अंगा ये सब आ जाएगा। च वर्ग में ये आ जाएगा। ट वर्ग में तो क चट, ऐसे याद रखिए कचट तप, क्या याद रखिए, कचट कचट तप, कचट तप।
इसके नीचे लिख लीजिए KTM 2 KTM 2 DO, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछिए क वर्ग किस में आता है, तो कह लीजिएगा कंठ में आता है। के से क्या रखिएगा, कंठ। च वर्ग किस में आता है, तो टी से क्या रखिएगा, तालु। तालु से बोला जाता है। ट वर्ग किस में आता है, तो एम से क्या हो जाएगा, मूर्धा। यहाँ पे देखिए मूर्धन्य है, ठीक है, एम से मूर्धन्य। और क्या होता है, त वर्ग किस में आता है, तो डी से आप क्या रखिएगा, दंत। डी से क्या रखिएगा, दंत। और प वर्ग प तो ओ से ओष्ठ। तो ऐसे याद रखिएगा कि क वर्ग में के आने वाले सारे जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और च वर्ग के सारे वर्ण हैं जो ये तालु से बोले जाते हैं, और ट वर्ग के मूर्धा से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, देखिए। तो आपको दे देगा एग्जाम में कि ख जो है, ख का उच्चारण स्थान बताइए। तो ख देखिए ये क वर्ग में आ रहा है, ये सारे क वर्ग हैं। तो मैं क्या बताया था, ये के है, तो ये कंठ से बोले जाते हैं। बोल के देखिए क ख ग घ अंग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। च छ ज झ इया, ये आपका बोले जाते हैं किससे, बताया था के टी से देखिए तालव्य, टी से तालव्य, तो च वर्ग में है। तो यही आपसे बस एग्जाम में पूछेगा, झ दे देगा, बोल देगा कि किस इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो आप बताना है तालु। क्या बताना है, तालु। तो बस आपको कैसे लिखना है, बस यहाँ लिख लेना है कचट तप, आपको लिख लेना है कचट तप, ठीक है। और नीचे लिख लेना है KTMDO, बस आपका काम हो जाएगा। क वर्ग में सारे वर्ण आपके कंठ से कहलाएंगे, च वर्ग के सारे वर्ण तालुस में आएंगे, और आपका ट वर्ग के सारे वर्ण मूर्धा बोले जाएंगे, और त वर्ग के सारे वर्ण दी से दंत से बोले जाएंगे, और प वर्ग के सारे वर्ण जो हैं आपके ओष्ठ से बोले जाएंगे। एक बार खुद बोल के देखिए, अगर नहीं याद होता तो फिर भी आप बता लेंगे। क ख ग घ अंग, देखिए कंठ में आ रहा है। च जैसे ही बोलेंगे तो तालु पे ऊपर, देखिए तालु पे आपका जीभ जरूर टच करेगा, बिना टच किया बोल ही नहीं पाएंगे। बोल के देखिए च छ जा, ठीक है। उस तरह से मूर्धा वाला देख लीजिए। मूर्धा को अगर देखते हैं तो देखिए मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग जो है, यानी कि जो तालु है उसके आगे वाला हिस्सा था टा, देखिए ट, जीभ जाके कहाँ सट रहा है, देखिए यहाँ पे ठा। तो इस तरह से दांत देखिए ता था, इसको बोलेंगे तो देखिए दंत है। दंत इसलिए है, बोल के देखिए, आप खुद बोलिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका जीभ दांत में बिना टच हुए आप इस वर्ग को बोल ही नहीं सकते हैं। ता, बिना सटाए दांत में आप जीभ को बोल ही नहीं सकते, इसीलिए इसको दंतस्थ बोलते हैं। ओष्ठ देखिए पा, देखिए बिना ओठों को सटाए आप इस पा फा ब भ मा नहीं बोल सकते हैं, तो ये हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स और य, ये आपके ताल में आते हैं, ठीक है। और ये जो है स र ला, देखिए आपको ये और इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये वर्तस्य दंत परस्मसूड़ा, यानी कि दंत के मूल से बोले जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और नीचे आपका है दंतोष्ठ, ऊपर के दांत प्लस निचला ओष्ठ, वाह, याद रखिएगा, ये वह बहुत बार पूछा है, वाह। ऊपर के दांत प्लस निचला ओठ जो है इसमें बोलने में लगता है, दंतोष्ठ होते हैं। मूर्धा, भीतर की छत का अगला भाग मूर्धा, देखिए सा, ये वाला, ठीक है। नीचे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब आ गया यहाँ पे देखिए, ये ह वाला देख लीजिए, ये स्वयं यंत्रीय है, यानी कि स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित होता है। हा, देखिए ध्यान से देखिए, कंठ के एकदम भीतर से आवाज आ रहा है। और इसको मैं उत्क्षिप्त बताया था मैं, ये देखिए ये बिंदु वाला, देखिए इसको जब तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो जहाँ बिंदु दिख जाता है, ठीक है, तो वह तत्सम नहीं होता है, क्योंकि पहले ये वर्ण नहीं थे, बाद में आए। देखिए ये वाला फ, देखिए जो बिंदु वाला फ है, ये भी अगर दिख जाता है तत्सम में तो समझिएगा वो तत्सम नहीं, वो तद्भव है। तो ये रहा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से आप वही चीज़ है जो मैं अभी बताया हूँ, वही चीज़ है, एक बार इसको वो कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चलिए एक एक मैं करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। आगत व्यंजन, अरे भाई आगत व्यंजन क्या बताया था, ये आगत, इसको भी बोल देते हैं, सॉरी इसको नहीं, ये जो ज है ये और फ है ये, इसको आगत बोलते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या देखिए 4 होता है, ये क्षत्रिय छ, ज्ञानी ग, स्र, ये सब, ठीक है। बाकी ये सब वही चीज़ है। क वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन है, क ख ग घ अंगा, देखिए च वर्ग च छ ज झ इया, ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। और आगे क्या है,
त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग ये हो गया, अंतस्थ यर अलावा, अर्ध स्वर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेमी वावल जिसको बोलते हैं, अर्ध या और व, मतलब कहीं कहीं स्वर के रूप में भी होते हैं या, और कहीं कहीं व्यंजन के रूप में भी होते हैं। लुंठित देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लुंठित जो है र, ऐसे याद रखिए, ल से लुंठित को ल याद रखिए, बस ऐसे याद रखिए, ल लुंठित नहीं है तो क्या है, तो र हो जाएगा, लुंठित हो जाएगा र और पार्श्विक हो जाएगा ल, यानी कि ल लुंठित नहीं है, ऐसे याद रखिए, ल लुंठित नहीं है, ठीक है, वह क्या है, पार्श्विक है। तो जब ल लुंठित नहीं है इसका मतलब पार्श्विक ल हो जाएगा और र लुंठित हो जाएगा, मतलब जब बोले तो जीभ के बगल से जब निकले कोई वायु, ठीक है ना। अब उष्म संघर्षी, उष्म हो और संघर्षी हो तो उसे स हमें पता है, उष्मा जो निकलता है। उत्क्षिप्त मैं बता दिया हूँ, ये जो बिंदु वाला है ढ और ये वाला उत्क्षिप्त ये हैं। अब देखिए अघोष व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट, अघोष इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिए। अघोष व्यंजन क्या है देखिए, अघोष और सघोष यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए अघोष क्या है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, यानी पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, इसे खड़ी में पहला और दूसरा क्या होता है आपका अघोष होता है। और उसी के साथ ये स ह यहाँ पे हटा दीजिएगा, स जो होता है उसमें ह हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ पे ये देखिए क च ट त प, ये सारे जो है, ये पहला और दूसरा, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके अघोष हैं। ये सारे आपके क्या हैं, अघोष हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपके क्या हैं, अघोष हैं। ये पहला और दूसरा, अगर अघोष को याद रखना है, अघोष तो क्या याद रखिएगा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। और सघोष जब पूछेगा, चाहे घोष सघोष पूछेगा तो आप क्या याद रखेंगे, पहला दूसरा तो छोड़ ही दिए, पहला दूसरा तो अघोष है, तो बच क्या गया, तीसरा चौथा और पांचवा, तो 3 4 5 ये क्या हो जाएंगे, आपके सघोष हो जाएंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अघोष सघोष हो गया। तो अघोष सघोष के साथ देखिए, अघोष क्या बताया हूँ, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग, यानी खड़ा में, ठीक है। और क्या कह रहा है कि और इसके साथ ये याद रखिएगा, यही ज़्यादा पूछता है कि ये नुक्ता वाला फ स ये तीनों स ह नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। और सघोष में क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा और पांचवा, और इनके साथ एक ह भी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन, पंचम और तथा ये वाला, ये उत्क्षिप्त वाला भी, और आपका यर लव और ह, ये सभी क्या हैं, सघोष हैं, याद रखिएगा। अब चलिए आगे, अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब थोड़ा सा कम समय लेने वाला, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय और पंचम 1 3 5। अल्प प्राण किसे कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, प्रथम द्वितीय और पंचम, प्रथम मतलब पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा, यानी कि देखिए ये विषम संख्या है, विषम संख्या वाला याद रखिएगा अल्प प्राण होता है। और जो कौन कौन बच जा रहा है, 2 4 जो हो जाएगा वह महाप्राण होता है, यानी कि दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण, और 1 3 5 आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। यहाँ इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि जितने भी अंतस्थ हैं, ठीक है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन है, य र ल व, ये भी क्या हैं, अल्प प्राण हैं। और महाप्राण में याद रखिएगा जो उष्म में आते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा इसके साथ प्लस उष्म वाला, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। यहाँ पे चलिए एक बार और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए अल्प प्राण एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये पहला वर्ग हो गया, ये तीसरा हो गया और ये पांचवा हो गया, ठीक है। और इसके बाद से क्या हो गया, जो बच गया ये क्या है, महाप्राण है, ये वाला यानी कि दूसरा, और ये वाला आपका चौथा, यानी कि सम वाला होता है महाप्राण और विषम वाला जो होता है अल्प प्राण। तो आपने क्या क्या देख लिया, आपने देख लिया अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और
महाप्राण आपने देख लिया और सघोष और अघोष देख लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए नासिक के वाला भी देख लीजिए। नासिक के देखिए ये जो लास्ट वाला जो हिस्सा है देखिए, ये देखिए ये वाला ढ या ड न म, ये सब क्या है, नासिक क्या है। बोल कर देखिए नाक में जरूर कुछ ना कुछ उसमें गूंज होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नासिक क्या है। क्या है, नासिक क्या है, नासिक के व्यंजन है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे नासिक के व्यंजन कौन कौन, ढ या ड न म, देखिए बोल के देखिए आपको नाक में आपको गूंज होगा। तो ये आपने सीख लिया, ठीक है। अब आज ये विराम चिन्ह, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कम से कम 50 से ऊपर प्रश्न है, तो इसलिए मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका रहा, ठीक है। अब देखिए इसको जो बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा ये देखिए अल्प विराम, ये जो दिख रहा है ऐसे अल्प विराम है, ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं अल्प विराम। अर्ध विराम जो होता है, यहाँ पे देखिए एक ऐसे बिंदु दे के फिर ऐसे होता है, ये अर्ध विराम। पूर्ण विराम आप जानते हैं, ऐसे को पूर्ण विराम बोलते हैं। प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस तरह से आपको देख लीजिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप आराम से इन सब का क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि यह ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। आपको देख कर ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। बस आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे, नहीं भी देखेंगे तब भी। विराम का अर्थ होता है ठहराव, बस वही है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या यहाँ पे 20 मानी गई है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए यहाँ पे जूम आउट करके मैं आपको एक एक थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे वीडियो में आपका इसका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट वाला जो वीडियो होगा वो आपके दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप इसको देख लीजिए कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है क्या है, 20 है। अल्प विराम इसको बोलते हैं, अर्ध विराम इसको बोलते हैं, ठीक है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो त्रुटि विराम का नाम है। ध्यान दीजिएगा। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो आप जानते हैं प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये वाला होगा। आगे देख लीजिए, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं, ये वाला देखिए पूर्ण विराम होता है वाक्य के अंत में लगाते हैं, जब कोई सेंटेंस खत्म होता है उसके अंत में ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि उप विराम जो होता है, उप विराम इसको बोलते हैं। उप विराम किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा देखिए कामा वाला जो होता है उसका प्रयोग होता है, जिसे अल्प विराम कहते हैं। उद्धरण चिन्ह के बहुत बार ये पूछा है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो होता है जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, ज्यों का त्यों जब कोई चीज़ लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह आपका प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हंस पद है, देखिए यहाँ पे ये हंस पद ये है, उद्धरण चिन्ह इसी में यहाँ पे होगा। कहाँ गया भाई, यहाँ पे देखिए ये उद्धरण चिन्ह है। जब नरेशन आप पढ़े होंगे ऐसे लगता है ऐसे, ठीक है, तो ये उद्धरण चिन्ह है। तो इसको एक नज़र आप देख लेंगे तो इससे क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड इससे क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। अगला देखिए, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। संक्षिप्त रूप देखिए यहाँ पे ये इस टाइप के चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो संकेत के लिए, निर्देशक संकेत के लिए। देखिए निर्देशन का मतलब क्या है, संकेत ही होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि रात्रि निशा में, देखिए रात्रि और निशा देख रहे हैं, यहाँ पे ऋ के स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे उचित चिन्ह यहाँ पे ये रखा गया है। लोप निर्देश, देखिए लोप कोई करना, जैसे कुछ लिख रहे हैं और आगे ऐसे डॉट डॉट कर दें, इसका मतलब आ गया, तो लोप के लिए ये वाला चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब पूर्व बात की पुनरुक्ति, मतलब कहने का मतलब कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं अलग अलग, तो अलग अलग ना लिख के हम ऐसे कर देते हैं, चाहे ऐसे कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका वही बात दोहराने वाली हो जाती है। चाहे कविता विता में आप देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है, वो लाइन लिख देते हैं और थोड़ा सा लिख के इसे डॉटेड कर देते हैं, तो यही आपकी क्या होता है, लोप निर्देश होता है, लोप निर्देश। तो बस ये थोड़ा सा नाम उटपटांग है, बस एक बार देख लेंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा जो होता है वर्णमाला पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसी तरह देखिए, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं, तो उष्म बताए थे जो गर्माहट उत्पन्न करते हों, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा स स स ह। हाथ आगे लगा कर इनको बोलिए, ज़रूर गर्मी महसूस होगा।
आगे कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो श्वास का प्रयोग करें तो उसे अघोष कहते हैं, अघोष, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। और देखिए यर अलावा व्यंजनों को क्या बोलते हैं, यर अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो यर अलावा व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ, एकदम अंदर से बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया। यहाँ पे देखिए यूपी आपका यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आपने तैयारी की है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरे वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।